याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नामजद कर दिए गए हैं और जो कमेटी कायम की गई थी जजेस तकर्री के लिए, उन्होंने उनके नाम की मंजूरी दे दी। यूं मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर मोस्ट जज थे वो इस सारे मंजरनामे से आउट कर दिए गए और जस्टिस याहिया अफरीदी जो तीसरे नंबर के जज थे उनकी तकर्री कर दी गई। और यूं 26वीं आईनी तरमीम का जो पहला हदफ था, जो पहला टारगेट था, वो अचीव कर लिया गया है। ये पहला और आखिरी टारगेट नहीं था, अभी और बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन पहला टारगेट ये है। कुछ देर बाद सदर मुमलिकत उनके नाम की मंजूरी दे देंगे और यूं काजी फाइज ईसा के जो जानशीन हैं वो याहिया अफरीदी साहब होंगे। ये कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से पढ़े, ये सारी चीज़ें अब टेलीविजन स्क्रीन पे आपको स्लाइड्स में नजर आना शुरू हो जाएंगी। कुछ मैं भी आपको बता दूंगा। डेरा गाजी खान से इनका बुनियादी ताल्लुक बताया गया है और भी बहुत सारी डिटेल हैं, कब पैदा हुए, 1965 में क्या तालीम है, ये सारा पोर्टफोलियो आ चुका। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने इनके बारे में ऑब्जर्व किया है कि ये कैसे जज हैं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनके बारे में बताई गई है वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा। हमारे कोर्ट रिपोर्टर ने, बहुत अनबायस्ड और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक पूरी तहरीर लिखी है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो भी रखूं, आपको पता चले। लेकिन ये इस वक्त के सियासी मंजरनामे की सिर्फ वाहिद बड़ी खबर नहीं है, इसके पैरेलल जो दूसरा कैंप है, ये तो एक तो है ना मुस्लिम लीग नून का कैंप या हुकूमती कैंप, वहाँ पर काफ़ी इत्मीनान है, काफ़ी खुशी है, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपना कोई मिशन जो है वो अकॉम्प्लिश कर लिया। इतनी एनर्जी जितनी तरमीम कराने के लिए लगाई है और जितना जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए लगाई है, अगर इतनी इससे आधी एनर्जी भी आवाम के रियल इश्यूज़ को हल करने की तरफ लगा दी जाती या इतनी भागदौड़ आवाम के हकीकी मसाइल के हल की तरफ लगाई जाती तो शायद और बहुत सारे हालात बेहतर होते। बट एनीवेज, ये एक प्रोसीजर है, इसके ऊपर लीगल फाइट अपने फ्रंट पे जारी रहेगी। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा जो इस टाइम लोगों के ज़हनों में आ रहा है वो ये कि क्या याहिया अफरीदी साहब कबूल करेंगे इस ऑफ़र को। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो पहले से ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। मैं नहीं कहता, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। स्टार्ट में, आगाज़ में अभी देखना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है वो ये एक्सेप्ट ही ना करें ये ऑफ़र कि वो अपने से सीनियर को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बन जाए। ये एक बहुत ही बड़ा और पुरकशिश ओहदा है, बावजूद इसके कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए हैं, ताकत कम कर दी है। सारी ताकत जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास चली जाएगी। जो आईनी बेंच का सरबरा होगा वो तो अभी गेम आनी बाकी है। तो क्या चीफ जस्टिस, जिसके पास बहुत कम पावर्स हैं, वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, ये भी इस वक्त का क्वेश्चन है। अगर वो नहीं करते तो फिर जो गजट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो दो बाकी जजेस हैं जिनको सुपरसीड किया गया है, फिर उनमें से यानी जस्टिस मंसूर से या जस्टिस मुनीब में से ऑफ़र किसी के पास चली जाएगी। लेकिन ये दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। हुकूमती कैंप जो है वो इस वक्त बड़ा खुश दिखाई दे रहा है और ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 12 जुलाई का वो जो फैसला था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तहरीर किया और उन्होंने पढ़ के सुनाया भरी अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा पीटीआई वाज एंड इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, वो फैसला लोग कहते हैं कि उनके गले पड़ा और उसकी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद नाराज़ हुआ और उन्होंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे वरना हमारी शामत है। तो इंटेंशन जो है वो बड़ी क्लियर है। तो यहाँ पे मॉरल अथॉरिटी कौन कमांड कर रहा है, दोनों में से हुकूमत या मंसूर अली शाह साहब? ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ, आप बता सकते हैं कि मॉरल अथॉरिटी इस वक्त किसके पास है। मंसूर अली शाह साहब का जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल था वो बहुत ही कूल एंड काम था। उन्हें पता है कि आगे क्या होना है। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 के 8 जजेस जो हैं वो रिज़ाइन कर दें और वो निकल आएँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत की सेहत पे अगर ये 8 के 8 जजेस रिज़ाइन करते हैं। उनके लिए तो वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जजेस निकले और अपनी मर्ज़ी के वो जज जो है वो अपॉइंट कर सकें। इसलिए अगर ये फ़ाइट बैक करना भी है, इनको रिटेलिएट करना भी है, जो भी है, इनके अपने हिसाब से ये अंदर रहते हुए इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और ये कोई 6-8 दिन की या चंद घंटों का अब काम नहीं है, अब ये लंबा काम चलेगा। आज से यूँ समझ लीजिए कि सियासत एक नए रुख की तरफ जाने वाली है। एक नया बाब जो है वो सियासी और अदालती तारीख का खुलने जा रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ तक मामला जाता। लेकिन अब आ जाइए वापस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ। अभी तक वो कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं है। बहुत सारे लोग उनके बारे में अच्छी ओपिनियन भी रखते हैं और जो हमारे रिपोर्टर्स उनको कवर करते हैं उनमें से एक रिपोर्टर हैं वहीद मुराद। मैं उनकी एक तहरीर देख रहा था
कहीं पे वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है या कोई बायस्ड पर्सनैलिटी मैं उनको नहीं समझता, बड़ी मंजी हुई राय अक्सर वो देते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन उनकी बड़ी अच्छी है। उन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में क्या लिखा, मैं उनकी एक छोटी सी तहरीर कॉपी की है, उनकी इजाज़त तो नहीं, लेकिन नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वहीद मुराद साहब से इक़्तिबास है। वो लिखते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी को बरसों कबल पहली बार मुशर्रफ गद्दारी केस की खसूसी अदालत के सरबराह के तौर पे देखा, यानी मुशर्रफ केस में जो खसूसी अदालत बनी थी उसके सरबराह के तौर पर देखा, सुलझे हुए और ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में अदालत चलाने वाले। कोई ऐसा हुक्म या फैसला नहीं सुनाया जिस पर मारूजी ज़मीनी हकायक में अमल ना कराया जा सका हो। सुप्रीम कोर्ट में भी यही अंदाज रहा, मगर ज़्यादातर मुनफरिद नज़र आने की कोशिश में लगभग हर मुकदमे के फैसले में अलग राय रखी। जब कोई जज अपना अलग नोट लिखता है या इख्तलाफी नोट लिखता है ना, तो वो बाकी सारे फैसलों से बिल्कुल अलग ही नज़र आता है और उसके नोट को ज़्यादा अहमियत भी मिलती है और वो बताया जाता है कि देखिए इस जज ने इख्तलाफ किया है अक्सरियती फ़ैसले से। तो वहीद मुराद साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो साल हा साल से कवर करते आ रहे हैं इन अदालती मामलात को, वो लिखते हैं कि लगभग हर मुकदमे के फैसले में उनकी अलग राय देखी गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के मुकदमात के फैसले इसकी हालिया मिसालें हैं। जहां पर 8 जजेस एक तरफ थे तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपना कोई अलग ओपिनियन रखा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा कि ये हालिया एग्जाम्पल्स हैं। फिर वो लिखते हैं कि जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बने थे तब जस्टिस याह्या अफरीदी अगर बेंच में साथ बैठे होते तो जब भी देखते कि साथी जज बार बार एक ही बात कहे जा रहा है, मतलब कि उसकी केसेट कहीं पे फंस गई है, ये उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो याह्या अफरीदी साहब मुकदमे को आगे बढ़ाने की अपनी सी कोशिश करते नजर आते। ज़्यादा बोलते नहीं बल्कि सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी अगर उनके दलाइल से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो उनके तहरीरी नोट से मालूम हो जाती है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ एक ही लॉ फर्म से बतौर वकील वाबस्ता रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ एक ही लॉ फर्म से बतौर वकील वाबस्ता रहे। ये मेरे इल्म में नहीं थी, लेकिन वहीद मुराद साहब जो अदालती कोर्ट रिपोर्टर हैं और काफ़ी मंजे हुए रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये तहरीर लिखी। फिर वो लिखते हैं कि देखिए अगर चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या रंग निकलता है। ये फैसले से पहले उन्होंने तहरीर लिखी थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। जो उनका नया पोर्टफोलियो अभी सामने आना शुरू हुआ, वो जिसमें सारे स्लाइड्स चलाते हैं ना, तो वो बताया जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की और फिर वो आगे काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए, 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया, 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और अब 2024 में आगे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन रहे हैं और मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान वो अहम बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उसमें उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट तहरीर किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सदारती रेफरेंस था उस पर भी वो लार्जर बेंच का हिस्सा रहे।